सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द इंटेलिजेंट टेरा चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अब आपका जो नेक्स्ट मॉडल पेपर है फिज़िक्स का, वो मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आज इसकी पहली वीडियो है जिसमें हम लोग आप लोगों को क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 10 तक जो है वो सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इसके बाद अगली वीडियो जो वो आप लोगों को कल या परसों में देखने को मिल जाएगी और 2 से 3 वीडियो या 4 वीडियो लगेगी और ये पूरा मॉडल पेपर हम सॉल्व करा देंगे आप लोगों के लिए। और फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में लेके आ जाऊँगा जल्दी से, और इसी के बीच में ही हम जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेके आएंगे। ठीक है, बाकी आप अगर ज़्यादा ही आपको जल्दी है तो मैंने पिछले साल भी वीडियो डाली थी अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हो। सारी की सारी आप लोगों को मिल जाएंगी वीडियोस। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे फिजिक्स हो या फिर चाहे वो केमिस्ट्री हो। ठीक है स्टूडेंट, चलिए। और ऐसी अगर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जाके देखो, चैनल पे पड़ी है, वहाँ पे भी मैंने आपको केमिस्ट्री का पूरा ये जो भी मॉडल पेपर है इसे सॉल्व करा दिया है। चलिए, तो जैसा आपको पता है फिजिक्स का पेपर है, 70 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर। इंस्ट्रक्शन आप जल्दी से पढ़ लेना। ठीक है, और पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं एक सेल का विद्युत भाग बल E है और जब इसे लघुपतित का मतलब होता है जब इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा। तो 4 ऑप्शन है, चारों में से सही ऑप्शन है 0। ठीक है, सी वाला। जैसे ही आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे तो उस टाइम पे जो वोल्टेज E होगा वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो देखो एक्स किरण है, गामा किरण है, बीटा किरण है और एक और किरण दी होगी, मैंने वो यहाँ लिखी नहीं। तो ध्यान रखना बीटा किरण जो है वो आपका इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि बीटा किरण हमारी EM तरंग नहीं आती, बीटा किरण एक अलग चीज़ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव संबंधित प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगुनी करने पर निरोधी विभव कितना होगा। तो जब भी आप ध्यान रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न करा रहा हूँ फिजिक्स में, तो इसकी भी मैंने क्वेश्चन नंबर 60 तक शायद सॉल्व करा दिया आप लोगों को, तो वो वीडियो भी आप जरूर जाके चेक करना। पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों की आ चुकी हैं। ठीक है, तो चैनल पे देखो चीज़ें आ रही हैं, आप लोग क्या कर रहे हो ना, आप लोग खाली कमेंट करने पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ना कि चैनल पे थोड़ा सा सर्च कर रहे हो। चैनल को सर्च करो, चैनल पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और आ रही हैं धीरे धीरे, जो आप लोगों के लिए बहुत काम में आने वाली हैं। ठीक है, तो आप बहुविकल्पीय प्रश्नों की वीडियो भी देखिए ताकि आप लोग ये सारे जो क्वेश्चन हैं आप देखना, मैंने वहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो वैसे 100+ हैं। ठीक है, लेकिन अभी मैंने 60 ही कराए हैं। ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको दिखेंगे उस बहुविकल्पीय प्रश्नों के अंदर। तो जब तक आप देखोगे नहीं, देखो अभी तो हम यहाँ पे मॉडल पेपर कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन जब आप बोर्ड का पेपर दोगे वहाँ पे कोई सा भी प्रश्न आ सकता है ना। ठीक है, जरूरी थोड़ी कि यही आ जाए। तो इसके लिए जब आप प्रिपेयर करके जाओगे, वो 100+ क्वेश्चन देख के जाओगे, तभी तो आप ढंग से कुछ करोगे। चलिए, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दुगने से अधिक। जब भी आप आपतित प्रकाश की आवृत्ति को दुगना करोगे तो निरोधी विभव जो है वो दुगने से ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब जितना भी है उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। अब यह है 3 पदार्थ के ऊर्जा बैंड हैं, तो इसमें से कौन सा सही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसमें गैप सबसे ज़्यादा है और जिसमें गैप सबसे ज़्यादा होता है वो बनता है कुचालक। तो कुचालक हमारा पहला होना चाहिए, ये रहा। देन इसके बाद गैप थोड़ा कम है तो ये अर्धचालक होगा, और जब गैप ना के बराबर है तो वो चालक होगा। इसका मतलब डी आंसर सही होगा। तो कुचालक, अर्धचालक और चालक, डी आंसर सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। तो देखो ये बोहर के मॉडल के अनुसार बोहर ने बोला था कि जो कोणीय संवेग होता है MVR, वो क्या होता है NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए। ठीक है, NH/4π, नॉट 2π, 4π कर लेने से। ठीक है, NH/4π का पूर्ण गुणज। तो मूल ऊर्जा स्तर की बात कर रहे हैं तो n बराबर कितना हो जाएगा 1। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, बोहर ने बोला था कि जो आपका MVR होगा यानी कि कोणीय संवेग, ये क्या होता है, ये NH/2π का पूर्ण गुणज होना चाहिए ना। तो यहाँ से मूल ऊर्जा स्तर के लिए, मूल ऊर्जा स्तर, अब बात कर रहे हैं मूल ऊर्जा स्तर की, तो यहाँ पे n बराबर कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखो, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा कितना, H/4π। तो यही आंसर हो जाएगा आपका H/4π, जो कि ऑप्शन नंबर C सही है। ठीक है, तो वो यहाँ पे मैंने नोट भी कर दिया। अगला है कि वायु के सापेक्ष कांच और जल की अपवर्तनांक क्रमशः ये
3/2 4/3 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक बताओ। तो राइट आंसर है 9/8। लेकिन कैसे है देख लो। देखो हमें गिवन है अपवर्तनांक कांच का, ठीक है। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन बोले कांच का अपवर्तनांक तो समझ जाओ ANG दिया है, मतलब कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। ANG का मतलब समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, कांच का अपवर्तनांक और किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष। इसको नोट कर लो जल्दी से, नहीं तो ये मिट जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लो जो मैंने बोला, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। सेम ऐसी A&W मतलब जल का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष। ये दो चीज़ की मैंने। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है आपको अब किसका बताना है, कांच का और किसके सापेक्ष, जल के सापेक्ष। तो मैंने अभी देखा कि हम जिसका अपवर्तनांक लिख रहे थे उसको ऊपर लिख रहे थे और जिसके सापेक्ष लिख रहे थे उसे नीचे। तो क्वेश्चन कह रहा है कांच का बताना है अपवर्तनांक, किसका बताना है, कांच का। तो इसका मतलब मेरे को लिखना पड़ेगा Ng और किसके सापेक्ष, पानी के सापेक्ष, यानी कि जल के सापेक्ष तो W। तो इसलिए लिखा है इसको WNG। और जो चीज़ ऊपर होगी वो ऊपर आएगी और जो चीज़ नीचे होगी वो नीचे आएगी। तो ऊपर G वाला है मतलब ANG और नीचे W वाला है तो ANW। जैसे इनकी वैल्यू लगाओगे ये 3 और 3 गुणा दे देंगे और इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो ये 9/8 आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, क्लियर, समझ में आया। अगर ऐसी कोई और भी दे दे तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, इसलिए मैंने ये सॉल्व करा के दिखा दिया ताकि आपको ये क्लियर हो जाए क्वेश्चन की कैसे करना है, अगर डिजिट चेंज कर दें या कुछ थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दें, ठीक है। अगला है, यदि आवेशित कण का वेग दुगुना और चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दें तो कण के मार्ग की त्रिज्या हो जाएगी। तो यहाँ पे आंसर होगा इसका 4 गुना। बट फिर से कैसे, ध्यान से देख लो। देखो हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो R = mv/qb होती है। पता है ना ये टॉपिक, क्या कौन सा टॉपिक है ये, जब वो चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो उस टाइम पे जो त्रिज्या होती है वो R = mv/qb होती है, ये चीज़। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नई त्रिज्या जो होगी उसमें जो वेग है वो दुगना कर रहे हैं और जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको आधा कर रहे हैं। तो ये 2 और 2 गुणा करके 4 दे देंगे इधर और mv/qb ऐसे ही रहेगा। और ध्यान से देखो इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी पता चल रही है, R। तो ये आपका हो जाएगा 4R। तो 4 गुनी दिख रही है, हम लोगों को डायरेक्ट कर दिया हमने। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, इस पर ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना आप लोगों को भी और हम भी आपको ज़्यादा नहीं समय लेंगे, डायरेक्ट आंसर जल्दी जल्दी बता रहे हैं। अगला है, विद्युत रोधी तार के कुंडली एक बैटरी से संयोजित है। यदि इसे गैल्वेनोमीटर के पास लाएं तो इसका सूचक विक्षेपित हो जाता है क्योंकि 4 ऑप्शन है और सही ऑप्शन है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है इसलिए। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी कुंडली को एक बैटरी से जोड़ दिया है, आपने पढ़ भी रखा होगा, ये कुंडली है, इसको एक बैटरी से जोड़ दो, ठीक है। और फिर इसके पास एक गैल्वेनोमीटर लेके आओ, ये रहा गैल्वेनोमीटर, और इसकी जो सुई है वो विक्षेपित हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि भैया इस वाली कुंडली ने क्या करा, प्रेरित धारा बना दी उसमें, ठीक है। फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, अन्योन्य प्रेरण की घटना होगी ना, अन्योन्य प्रेरण की घटना हुई, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, दूसरी वाली कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई, इस चक्कर में ऐसा होगा। चलिए देखो ये क्वेश्चन पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा होगा। और अब आप मॉडल पेपर को देखते हुए और 2023 के पेपर को देखते हुए आप ये एनालाइज करना कि आपका जो पढ़ने का तरीका है उस पर फोकस करना, ठीक है। पढ़ने के तरीके, फिजिक्स में क्या करते हैं ना हम लोग, देखो मैंने जितना देखा है अभी तक बच्चों को और जितना मैंने एग्ज़ाम को भी देखा है, पहले जो हमारा एग्ज़ाम था वो एक ही पैटर्न पे चलता आ रहा था, फिक्स क्वेश्चन थे, फिक्स तरीके से पूछा जाता था। बट अभी 2 सालों से चेंज करी गई हैं चीज़ें, ठीक है। क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदला है, बच्चों से ये डिमांड करी गई है इस बार 2023 के पेपर को अगर मैं ले लूँ, 2023 के ही पेपर को ले लूँ तो ये ज़्यादा उन्होंने फोकस रखा है कि ये थ्योरी किस तरीके से पढ़ के आ रहे हैं, ये चीज़ों को कितना समझ के आ रहे हैं, खाली ऐसा तो नहीं कि परिभाषा रट के आ रहे हैं या डेरिवेशन। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिख भी रहा होगा कि इन्होंने थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन करें। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने आपको एक बार एनालाइज में बताया था ये पेपर के कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जब मैंने रिव्यू दिया था इस पेपर का, मैं दोबारा बता रहा हूँ। ये कह रहा है 2 कथन है A और R, इसमें से आपको सही वाला ऑप्शन चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हुए, ठीक है। अब कथन पहला जो है आप लोगों को देखो, अभी कथन दिया हुआ है विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि समविभव पृष्ठ जो भी होता है विद्युत क्षेत्र उसके लंबवत होता है। अब इसका कारण जो दिया हुआ है वो है समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने पर किया गया कार्य शून्य होता है।
तो क्या ये बात दोनों सही है? तो आपको लग रहा है हाँ अभी कथन ए भी सही बोल रहा है और आर भी सही बोल रहा है। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन ए और बी इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर है, क्योंकि ए और आर दोनों ही सत्य हैं। अब ये कह रहा है आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब क्या ये सही कारण है? इसी कारण यानी कि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है, और इसी कार्य के कारण जो हम हैं ये प्रूव कर देते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो क्या ये सही बात है? तो आप कहोगे हाँ यही वो कारण है जिसके कारण ये 90 डिग्री पे होती है। इसका मतलब इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। ठीक है, अभी कथन इसका मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा इसका। क्लियर? हमें पता चला आर और ए दोनों ही सत्य हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए सी हो गया इसका। नेक्स्ट है इसी का ही कि श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी रंगों में विभाजित हो जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है भैया, हमने विक्षेपण यही पढ़ा है, वर्ग विक्षेपण कि जैसी प्रिज्म में से निकालोगे तो वो 7 रंगों में टूट जाएगा। इसका मतलब अभी कथन ये सत्य है। कारण कह रहा है प्रकाश की आवृत्ति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने में परिवर्तित होती है, तो ये तो गलत बात है। देखो जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है, तो उसकी आवृत्ति यानी कि न्यू ये कभी चेंज नहीं होती, अपरिवर्तित रहती है। कैसी रहती है? अपरिवर्तित। बल्कि वेग और क्या चेंज होता है? तरंग दैर्ध्य। इसलिए ये कथन गलत है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सी वाला सी होगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, आर जो बात है वही गलत बोल दी इन्होंने, तो ये वाला ऑप्शन सी हो गया। तो इसका ऑप्शन सी हम लोग यहाँ लिख देंगे। कहाँ गया? यहाँ पे ऑप्शन सी। ठीक है, पेपर में ऐसे करना है। समझ गए ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं अब दूसरे क्वेश्चन पे। कह रहे हैं एक आवेशित खोखले गोलीय कोश के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव कितना होगा? तो देखो आवेशित जो खोखला गोला होता है उस पर विद्युत क्षेत्र होता है 0 और विद्युत विभव ऐसे लिख लो या हिंदी में लिख लो कि विभव पृष्ठ जो विभव होगा वो पृष्ठ पर विभव के बराबर होगा। ठीक है, ये गोला है, इसके पृष्ठ पे यहाँ 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 जितना विभव होता है उतना इसके अंदर हर जगह विभव होता है। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र 0 होगा। अगला क्वेश्चन है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का शक्ति गुणांक 0.5 है, तो परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के मध्य कलांतर ज्ञात करो। तो देखो शक्ति गुणांक हमें पता है cos फाई होता है 0.5, तो cos फाई से यहाँ पे 0.5 हटा के नीचे एक 0 बढ़ाया, कट कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ से cos फाई इज इक्वल टू 1/2 जो वैल्यू होती है वो होती है cos 60 की। ठीक है, पता है ना cos 60 बराबर कितना होता है? 1/2। तो मैं 1/2 की जगह cos 60 रख सकता हूँ, यहाँ से फाई हो जाएगा 60 डिग्री। अब ये कलांतर आ जाएगा 60 डिग्री। लेकिन बात आती है कि इसे कलांतर बोल ही क्यों रहे हैं, कि फाई कैसे कलांतर? तो देखो सिंपल सी चीज़ है, LCR परिपथ या जो भी परिपथ है, ठीक है, इसमें यह आपको पता होता है ये होता है आप लोगों का Z। ठीक है, Z, और ये होता है R, और इसके बीच ये बनता है फाई, और ये आपका XL - XC ऐसे करके डिफरेंस होता है। समझ पा रहे हो? ठीक है, परिणामी जो होता है वो होता है Z, प्रतिबाधा वो ऐसे बनती है, और प्रतिरोध होता है आप लोगों का ऐसे इस दिशा में, इनके बीच का ये एंगल होता है फाई। अब शक्ति गुणांक cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है? आप कहोगे cos फाई इज इक्वल टू होगा आप लोगों का Z/R। ठीक है, Z/R यही होगा, Z/R। ठीक है, तो बस अब Z/R हो गया हमारा cos फाई। समझ पा रही हो ये चीज़? अब आपको करना क्या होता है, हमें पता है नॉर्मली ये हमारी धारा की डायरेक्शन होती है और ये हमारा इधर परिणामी वोल्टेज होता है, तो इनके बीच जो एंगल होगा वो होगा फाई। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो आई की जगह यहाँ पे आर ने ले ली और Z की जगह ले ली V ने। इसका मतलब इनके बीच जो परिणामी एंगल था cos फाई करके जो आया, cos फाई करके जो आया एंगल, cos फाई करके जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? मैंने उल्टा कर दिया क्या? R/Z होगा। ठीक है, यहाँ पे R/Z कर लेना, थोड़ा सा गलत हो गया, ये cos फाई कर रहे हैं ना हम लोग। ठीक है, R/Z, चलो अब सही है। अब मुझे बताओ यहाँ से जब आप ये निकालोगे, ये एंगल हो है फाई और आई के बीच और ये एंगल है Z और R के बीच, तो ये कलांतर ही तो है, ये भी कलांतर है, इसलिए मैं इसको कलांतर बोल रहा हूँ इस एंगल को। ठीक है, ये उनके लिए था, उन स्टूडेंट निकला था जो बिल्कुल डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, मतलब जो चीज़ों को समझ के पढ़ते हैं। नहीं तो आधे स्टूडेंट को तो ये भी पता नहीं चल रहा होगा फाई है, हाँ है, मैंने बोला ही कलांतर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसे, तो वो इसका रीज़न समझाया मैंने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक उत्तल लेंस को एक तरल पदार्थ में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या है? तो सीधा आंसर लिखना अनंत। ठीक है, जब भी ऐसा हो अनंत आंसर।
किसी अर्ध तरंग दृष्टिकारी में निर्गत आवृत्ति क्या होगी यदि निवेशीय आवृत्ति इतनी हो। तो ध्यान रखना, निवेशीय आवृत्ति जो होती है वही सेम टू सेम निर्गत आवृत्ति होती है अर्ध तरंग दृष्टिकारी में। तो सीधा आंसर हो जाएगा निर्गत आवृत्ति ये। और अगर यही पूर्ण तरंग बोलता तो 100 हर्ट्ज हो जाता, अगर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी बोलता तो। अगला क्वेश्चन है, एल भुजा वाले घन के केंद्र पर क्यू आवेश रखा गया है, घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो देखो, अब एल भुजा का घन है तो उससे गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा गॉस की प्रमेय के अनुसार वो होता है फाई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये कुल फ्लक्स है जो पूरे के पूरे घन से होके जा रहा होगा, पूरे के पूरे इस घन से होके जा रहा होगा। ठीक है, ये देखो मैंने ऑप्शन में भी कराया ये वाला, टिक मार्क में भी, बहुविकल्पी में भी। अब घन के एक पृष्ठ से जा रहा है, देखो घन में होते हैं टोटल 6, अब एक से जाएगा तो उसका 1/6 भाग कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर में इतनी सी चीज़ करके आनी है। ये क्वेश्चन देखो, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा समान है, किसकी डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य छोटी होगी और क्यों। ठीक है, तो देखो हमें पता है डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य होती है लैम्डा बराबर h/mv। अब यहाँ से आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है, ये वाला इतना, नहीं तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो गतिज ऊर्जा का। ठीक है, ये कैसे बना होगा, k इक्वल टू होता है हाफ mv²। अब मैंने दोनों तरफ m से गुणा भाग कर दी, दोनों तरफ m से गुणा भाग कर दी तो स्क्वायर और ये m अभी भी देखो कटा हुआ ही है, तो नीचे क्या हो गया 2m, ये इधर गुणा में चला जाएगा तो 2km हो गया और यहाँ बचा m² v²। तो यहाँ से mv हो जाएगा √2km, तो मैं इस mv की जगह √2km लग सकता हूँ। तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। तो अब समान गतिज ऊर्जा है, देखो h तो नियतांक है, m यहाँ पे चेंज होगा, k नियतांक और 2 भी नियतांक, तो समान गतिज ऊर्जा के लिए केवल लैम्डा और m ही बचेगा √। तो अब आप मुझे बताओ, मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा होगा, इसलिए यहाँ से अगर प्रोटॉन का द्रव्यमान ज़्यादा है तो प्रोटॉन के लिए लैम्डा जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो साफ पता चल रहा है लैम्डा कम है प्रोटॉन का, तो इसलिए प्रोटॉन की तरंग दैर्घ्य छोटी होगी क्योंकि इस प्रोटॉन का द्रव्यमान अधिक है। ये हमने 2 नंबर में इसका रीज़न भी दे दिया और बता भी दिया कि इसकी तरंग दैर्घ्य छोटी होगी और क्यों। चलिए, समझ में आ गया नहीं? कुछ भी अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको अगले पार्ट में फिर से एक बार समझा दूँगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुंडलियों के युग्म के अन्योन्य प्रेरकत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है जब कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, जब दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। तो पहला देखो, पहले को करते हैं हम लोग, ये कह रहे हैं कि दोनों कुंडलियों के बीच की दूरी बढ़ाने पे दूसरी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स घटने लगेगा, जिससे अन्योन्य प्रेरकत्व भी घटेगा, क्योंकि फॉर्मूला है ये। देखो खुद बताओ मुझे, ध्यान से देखना। यहाँ पे मान लो हम 2 कुंडली बना रहे हैं, एक कुंडली ये रही, ठीक है, एक कॉइल ये रही और दूसरी कॉइल है ये। ठीक है, अब यहाँ से फ्लक्स होके जा रहा है, ये फ्लक्स इससे जाएगा, इसमें परिवर्तन होगा, तभी तो आप कहोगे क्या होगा, उसमें धारा बनेगी। ठीक है, ऐसे दिखाते हैं, दिखा रहे हैं। अब जैसे ही मैं इसकी दूरी बढ़ा दूंगा, खुद बताओ, इसको बढ़ा दूंगा इसकी दूरी को, ये अब यहाँ आ गया, ठीक है, और ये इधर पहुँच गया, दूर कर दिया। अब मुझे बताओ, अब ये फ्लक्स जो है इससे कम होके जाएगा, आप कहोगे हाँ तो कम ही जा रहा है, ना के बराबर जा रहा है, दिख भी नहीं रहा तो जाते हुए, बहुत कम होके जाएगा ना। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ा रहे हो तो फ्लक्स कम जाएगा, दूसरी कुंडली से बद्ध फ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा। अब जब कम हो रहा है फ्लक्स ही, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाई जो है वो एम पे निर्भर कर रहा है, समानुपाती है, फाई कम तो एम कम, तो इसलिए अन्योन्य प्रेरकत्व भी घटेगा। ठीक है, लॉजिक है। देखो इसने हर साल अन्योन्य प्रेरकत्व और स्वप्रेरणा की घटना पूछ लेता है, क्या होता है ये पूछता है, इस बार घुमा के क्वेश्चन दे दिया। अब वही करेगा जो ढंग से पढ़ के जा रहा है, जिसने थ्योरी को लॉजिक के अनुसार समझा होगा वही कर पाएगा। अगला कह रहा है, जब दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है। ठीक है, अब फेरों की संख्या बढ़ रही है तो यहीं देख लो, अरे भैया एन बढ़ेगा तो एम बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्लियर बढ़ेगा, तो बस फॉर्मूला हमारे पास ये है, साफ पता चल रहा है एन जो है वो समानुपाती है किसके, एम के, एन समानुपाती है एम के, क्या लिख रहा हूँ मैं, एन समानुपाती एम के। ठीक है, तो बस स्पष्ट है कि दोनों कुंडलियों के बीच फेरों की संख्या अगर बढ़ेगी तो अन्योन्य प्रेरकत्व भी बढ़ेगा। तो ये आंसर है आप लोगों का, बहुत सिंपल 2 नंबर का। अगला है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, प्लेटों के बीच की दूरी प्लेटों के बीच d/2 मोटाई की एक धातु की प्लेट अगर रखें तो धारिता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो हमने माना प्रारंभिक कंडीशन में, जब हमने कोई प्लेट नहीं रखी, कुछ नहीं रखा, तो संधारित्र की जो प्रारंभिक धारिता होगी वो यही होगी,
सी इज इक्वल टू ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, यही होती है। तो यहाँ पे मैंने समीकरण 1 बना के छोड़ दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास ये संधारित्र है, इसकी 2 प्लेटें और इसके बीच आपने ये d/2 मोटाई की d/2 मोटाई की एक प्लेट रख दी हुई ये ऐसे, ठीक है। अब मुझे बताओ, जैसे ये d, देखो d दूरी की दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी थी d, अब d/2 मोटाई पे तो ये आ गई, तो स्पेस कितना बचा आप खाली, आप कहोगे d/2। तो वही है कि d/2 मोटाई की प्लेट रखने पे प्लेटों के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी बचेगी, आप कहोगे d/2। भैया पूरी थी d, उसमें से आपने d/2 भाग में हाफ, आधे भाग में तो रख दी अपनी ये प्लेट, तो अब बचा कितना, प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बची, आप कहोगे हाफ ही बचेगी। तो बस जो नई धारिता होगी उसमें मैंने d को d/2 लिख दिया और ये d चला जाएगा ऊपर गुणा में, और ये वैल्यू समीकरण 1 से 2c। तो साफ पता चल रहा है कि धारिता जो है वो दुगनी हो जाएगी। देख लो एक बार भी जल्दी से, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम अगले पार्ट में आगे क्वेश्चन करेंगे। 60 डिग्री कोण वाला प्रिज्म इतने डिग्री का विचलन देता है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। सिंपल सी बात है, ए गिवन है हम लोगों को और डेल टाइम गिवन है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, बस ये फॉर्मूला लगाओ और फटाफट कर लो, ठीक है। ए की जगह इतना, डेल टाइम की जगह इतना, सॉल्व करोगे, वैल्यू लगाओगे, ये आंसर आ जाएगा। इसमें देखो ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए तो स्टूडेंट, आज मैंने क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कराया। नेक्स्ट में हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद है जहाँ तक 3 वीडियो ही लगेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लगी तो 4 वीडियो में ये पूरा का पूरा हम लोग मॉडल पेपर सारा सॉल्व कर लेंगे। और इसको देख के आपको ढंग से तैयारी करनी है अपने पेपरों की। और पास्ट, मैं बार बार कह रहा हूँ, 5 साल के पेपर जरूर पढ़ने हैं। कहीं ऐसा नहीं कि मॉडल पेपर ही करके जाओ और पुराने 5 सालों के पेपर को मत देखो, पछताओगे, ऐसा करोगे भी आकर, ठीक है। तो क्लियर इनको करके जाओ, और बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर कर दो क्योंकि बहुत वीडियो भी आने वाली हैं, ठीक है। एक दिन छोड़ के एक दिन, या डेली भी आ सकती है और एक दिन छोड़ के एक दिन भी आएगी। तो 10 तारीख के बाद से मैं यही कोशिश करूँगा, 10 फरवरी के बाद से, कि डेली वीडियो चैनल पे कम से कम 1 नहीं तो कम से कम 2 तो अपलोड हुई हों, ठीक है। चलिए तो बस चैनल के साथ बने रहिए और सारी वीडियो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वो देख लेना, काम की वीडियो, नहीं तो फिर पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा कि चैनल में वीडियो भी थी और आपने नहीं देखी, तो ये सबसे बड़ी आप लोगों की बेवकूफ़ी मानी जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहीं वीडियो बंद करता हूँ मैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी से आपको कराएंगे। थैंक यू।